हूँ आफरीन, ख़ास मुलाकात के साथ, एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ। जी हाँ, हमारा ख़ास प्रोग्राम www.innerpakistan.com पर आप देख सकते हैं इसे फेसबुक, ट्विटर पर और गूगल पर भी। जी हाँ, और यूट्यूब पर भी। प्लीज़ ज़रूर सर्च कीजिएगा ख़ास मुलाकात आफरीन के साथ, एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ। आज हम आपको मिलवाते हैं अच्छी खान साहब से। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि एक खास पर्सनालिटी के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड अच्छी खान साहब। फिल्म, टीवी, स्टेज सब पर अबूर हासिल रहा इनको। इनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको इनर पाकिस्तान की तरफ से वेलकम कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि हमारी पब्लिक ये जानना चाहती है। हमारी पब्लिक को बेसिकली आपसे रियलिटी की उम्मीद है। हम वो बातें करेंगे आपसे जो शायद आपने आज तक किसी इंटरव्यू में भी ना की हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसका बिल्कुल ट्रू जवाब देंगे, ताकि वो लोग भी जान सकें और हम लोग भी जान सकें। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? मैंने 1980 से कह लें तो मैं उस वक्त 77 में मैंने ग्रेजुएशन किया आई एम फॉर्मर नाइट FC कॉलेज से। तो मैंने फिल्में उन दिनों में देखना शुरू कर दी थी। तो जब मैंने फिल्में देखी तो उसमें एक नई कास्ट की फिल्म आई, सारे न्यू कमर आर्टिस्ट थे। उस फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। दुल्हन एक रात की, जी हाँ। तो जब मैंने उस फिल्म को देखा तो उसमें मुझे ना नए लोग नज़र आए, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि चलें यार मैं भी एक नया आर्टिस्ट बन के जाता हूँ। तो मैंने स्टूडियो आना जाना शुरू किया। तो उस वक्त ये था कि काम की बहारें थीं, तो स्टूडियो के अंदर भी नहीं किसी को जाने देते थे। तो मुझे भी नहीं किसी ने जाने दिया। मैंने ले दे के कुछ वाकफियत बनाई और एक दिन मैं स्टूडियो के अंदर चला गया। तो मुझे उन्होंने पूछा आप काम करना चाहते हैं? मैंने कहा जी हाँ करना चाहते हैं। दुल्हन एक रात की, जी सही। तो आपको फिर आपने कोशिश की, आप अंदर गए और आपसे पूछा गया? मुझसे पूछा, मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा आपने फिल्म में काम करना है? मैंने कहा हाँ करना है। तो उन्होंने मुझे ले जाके विलन्स पार्टी में खड़ा कर दिया, तो मैं खड़ा हो गया। तो इस तरह ही मैं फिर एक दफ़ा गया, 2-3 दफ़ा गया। तो एक बंदा था, उसने मुझे बुलवाया, देखा, उसने मुझे अंदर बुलाया। उसने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैंने कहा सर मुझे शौक़ है फिल्म में काम करने का। उसने कहा आप तो हीरो हो, तो आप इधर क्यों खड़े हो? तो आ जाओ अंदर। वो मुझे अंदर ऑफिस में ले गए। तो उस जिस ऑफिस में मैं गया, उस ऑफिस का नाम था डाहा प्रोडक्शन। तो डाहा प्रोडक्शन, अफजल डाहा साहब थे उसके मालिक थे। वो रिटायर मेजर थे। उन्होंने कहा बेटा माशाल्लाह बड़े हैंडसम हो, तो हम आपको अपनी फिल्म में साइड हीरो लेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे साइड हीरो लिया। उस फिल्म का नाम था भीगे बदन, लेकिन सेंसर ने उसको रोक लिया 14 महीने, तो उसका नाम हो गया दो भीगे बदन। तो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे अपना रॉबिन घोष साहब, और राइटर थे मुन्नू भाई, बड़े नामवर नावलिस्ट थे, वो अदीब थे। और फिर उसका डायरेक्टर था राय फारूक। और उसमें मेरे साथ उन्होंने 2 आर्टिस्ट और इंट्रोड्यूस करवाए। एक थी सोनिया, जो अब सोनिया खान हो गई है, आजकल आई हैं। उन्होंने अभी एक रिसेंटली ड्रामा किया है, साया दीवार में भी उन्होंने काम किया। और दूसरा जो हीरो था वो लड़का विक्की था, आजकल वो जियो पे हम सब उम्मीद है काम कर रहा है। लेकिन मैं क्योंकि हैंडसम था, फिल्म लगी इतनी अच्छी नहीं गई, तो फिर कुछ नाउमीदियाँ हुई। लेकिन मुझे पंजाबी फिल्म वालों ने फ़ौरन ले लिया, उन्होंने मुझे विलन बना दिया। ये बताइए कि ये रोल्स करते करते इतने मजे के कैरेक्टर्स आपने किए, कभी कोई रोल रियलिटी में भी बदला? कभी किसी से मोहब्बत हो गई हो? मैं समझता हूँ मोहब्बत के बगैर जो आदमी आर्टिस्ट तो नहीं, आदमी अधूरा है। तो जाहिर है इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इश्क तो जो है वो हुआ, हमें भी हुआ। कोई नाम बताना मैं नहीं समझता ज़रूरी है। वो आज तक है, आज तक भी है जो, हाँ स्टिल है। आज अभी 2 घंटे पहले तक भी मैं वहीं था और वहीं से मैं यहाँ आया हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं जो एवरग्रीन हूँ, 37 साल से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वो ऑक्सीजन जो है वो मुझे मिलती रहती है, तो मैं खुश हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अच्छी खान साहब के नाम से आप फेमस है, आपका रियल नेम? मेरा रियल नेम जो है, मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कम लोग हैं पाकिस्तान में जो है, मेरी मादरी ज़ुबान जो है, मदर टंग जो है मेरी, वो पर्शियन है। पर्शियन? जी हाँ, मैं फ़ारसी बान हूँ। और मेरी वाइफ भी मेरी फर्स्ट कज़न है। मेरे बच्चे, मेरा पोता पोती वो भी फ़ारसी बोलते हैं, मेरे बच्चे भी फ़ारसी बोलते हैं। तो हम रॉयल फैमिली से हैं। हम लोग माइग्रेट होके आए हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, फिर इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। लेकिन मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं आगे मेरे बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह, उन्होंने ग्रेजुएशन की हैं। मेरी बेटी ने MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से,
और वो यहाँ बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की लेक्चरार है माशाल्लाह। हाँ, इंडस्ट्री में कम लोग होते हैं जो अपनी औलाद पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमें शौक था, मैं खुद पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मुझे ये शौक लग गया। मैं गया था दरअसल आर्मी में, मेरी वालदा चाहती थी कि आप आर्मी में जाओ, तो मैं गया था। मैंने उन दिनों में होता था अपना 56 लॉन्ग कोर्स चल रहा था, NCC होती थी, नेशनल कैडेट कोर, तो मैं वो प्रैक्टिस करता था। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे पाँव में थोड़ा सा ना वो खम था, उन्होंने मुझे कहा कि वो कर्नल जफरुल्लाह थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे करें कि हम आपको डिफर कर देते हैं, तो आप 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करें। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर मुझे जब फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब मैं इसमें चला जाऊंगा तो फिर मैं कर्नल भी बन जाऊंगा, मैं जनरल भी बन जाऊंगा, मैं पुलिस वाला भी बनूंगा, मैं बदमाश भी बनूंगा, मैं जज भी बनूंगा, मैं वकील भी बनूंगा। तो फिर मैंने एक ऐसी लाइन ज्वाइन की कि मैं इस लाइन में आ गया। और आपने मुझे सवाल किया कि आपका नाम, तो मेरा जो नाम है वो है आगा इरशाद खान, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम जो है वो अच्छी रखा था, तो मुझे वो अपनी माँ के रखे हुए नाम से बड़ी मोहब्बत है, तो मैंने वही रखा है। आज वही आम है, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं कि मैं अच्छी खान। जहाँ कभी मुझे इंडिपेंडेंट विलन मिला, मेन विलन किया, मैंने जब शान साहब आए तो मैं उनके सामने मेन विलन हो गया। मेरी मेन फिल्म में सुपर हिट फिल्म जो सबसे ज्यादा है, जहाँ से शान को भी एक पीक मिला है, तो वो फिल्म थी निगाहें जी। तो उसका भी मैं ही विलन था शान के सामने। फिर नायला है, उसका भी मैं ही विलन था। उसमें मदिया मेरी मदिया शाह से शादी होती है और मैं उसका मंगेतर होता हूँ, उसी से शादी होती है। फिर मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो दोबारा उसकी शान से ही शादी होती है। इस तरह मुझे बड़े बड़े ज़बरदस्त रोल मिले। फिर मुझे ऐनक वाला जिन एक ड्रामा बना था पहले, फिर फिल्म बनी, तो मुझे उसमें लिया गया। पीटीवी का ड्रामा जो ऐनक वाला जिन, जहाँ पहले ड्रामा बना था ना पीटीवी का, उसके बाद फिर ऐनक वाले जिन के नाम पे फिल्म बनी। तो उन्हें एक ऐसा अमीर आदमी चाहिए था जिसने हॉल में बैठ के पूरा गाना, जो हीरोइन होती है वो उसको पूरा हॉल को वो बुक कर लेता है, उसका आशिक होता है हीरोइन का। तो जब वो आती है हॉल में शो करने चैरिटी, तो वो हॉल में अकेला बैठा हुआ, तो वो कहती मैं नहीं करूंगी। तो वो मैनेजर कहता है कि मैडम करें, इसलिए कि यतीम बच्चों के लिए। तो विलन खुद ही बोलता है कि मेरे लिए नहीं, तो इन यतीम बच्चों के लिए नाचो। तो वो फिर डांस करती है और मैं अकेला बैठ के वो गाना सुनता हूँ। अब नाजरीन हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम फिर हाजिर होंगे और इनसे करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बात। जी हाँ, वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और अब हम बात करते हैं इनसे। कुछ थोड़े से तीखे सवाल भी होने चाहिए। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि खान साहब क्या इसलिए मुखातिब करूँ कि आपको इसी नाम से ज़्यादातर बुलाया जाता है जी। आप मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री के जो हालात हैं इस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बहरान इसके ऊपर चल रहा है, बहुत स्लम्प आया हुआ है, क्या वजूहात हैं? क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या कौन लोग हैं, कौन माफिया है जिसने इसको इस हद तक, इस नौबत तक पहुँचा दिया? बात ये है कि आप भी माशाल्लाह मेरी बड़ी मकबूल आर्टिस्ट हैं, साथी आर्टिस्ट हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे आप इंटरव्यू कर रही हैं। इससे कोई भी नहीं है, क्योंकि जब हम आए तो वो इंडस्ट्री का एक पीक टाइम था। सुल्तान राय साहब काम कर रहे थे, यूसुफ खान साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट, और उस वक्त साल की कोई 125 फिल्में जो है एटलीस्ट 125 फिल्म बन रही थी और लोग देखते थे। मासिस हमें देखने आता था, जब लोग छांटे खा रहे होते थे और लाइन में लगे होते थे, तो हम देख के बड़ा खुश होते थे कि वाह यार ये क्या काम हो रहा है। और फिल्मों में तो उसका ये था कि वो सिलसिला चलता रहा। अचानक पहले इकबाल हसन साहब की डेथ हो गई, असलम परवेज साहब की डेथ हो गई, और फिर आके 1996 में ना सुल्तान राय साहब की डेथ हुई। जब राय साहब की डेथ हुई तो एक विनिंग सेटअप चल रहा था उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का। हर फिल्म सुल्तान राय साहब के नाम से बन रही थी और सुल्तान राय के नाम पे फिल्म बिकती थी। मैडम नूरजहां के गानों पे, नासिरुद्दीन साहब के स्क्रिप्ट पे और सुल्तान राय से, ये 3 ऐसे लेजेंड लोग थे जिनके नाम पे नाम बिकता था और ये सारे काम हो रहे थे। तो उस वक्त सिलसिला चलता रहा। जैसे ही राय साहब की डेथ हुई तो इंडस्ट्री जो है एक दफा खत्म हो गई। राय साहब के साथ ही जो उस वक्त 70% लोग हमें देख रहे थे, तो वो एकदम जो है ना, मेरा ख्याल है 30% रह गए। बिल्कुल सही। तो वो ड्रॉबैक बना एक हमारा। उसके बाद क्योंकि शान, जब राय साहब की डेथ हुई तो शान को आए इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके थे, लेकिन शान साहब 90s में आए, 90 में, और 93 में ना, 93 के भी मिड में ना शान साहब फारिग हो गए। तो फिल्में जो सी फिर फ्लॉप होना शुरू हो गई, यकसानियत का शिकार हुई। एक जैसी फिल्में, एक जैसे टाइटल, रीमा के टाइटल, मदिया के टाइटल। ये क्वेश्चन एक मेरे जहन में है कि आप मुझे बताएं कि नो डाउट
कि सुल्तान रईस साहब हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेजेंड हैं, जो शान साहब हैं उनके क्रेडिट पे बहुत स्कोर है, बहुत काम किया। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ लोगों ने एक ही बंदे को लेकर चलने का एक वो रीत क्यों बना कर रखी है? क्यों बाकी सब लोगों को चांस नहीं मिलता? क्यों बाकी सब लोग, यानी कि अगर आप एक ही बंदे को ज़रूरत बना देंगे कि उसके जाने से, आप देखें सुल्तान रईस साहब के जाने के बाद इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ, अगर उनके साथ साथ और 2-3 लोग उस जगह पर होते तो शायद ये हाल नहीं होता। आप बजा कह रहे हैं। इंडस्ट्री में ये है कि जी मार्केट में, रॉयल पार्क में ना, जो इन्हें ब्रोकर्स ने कहा या डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि जी आप सुल्तान रई है तो हम फिल्म लेंगे, ठीक है, आज मैं पश्तो में कर रहा हूँ तो वहां भी यही है कि उनको डायरेक्टर के स्क्रिप्ट्स पे या उनके राइटर्स के स्क्रिप्ट पे और डायरेक्टर के काम पर यकीन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म ही नहीं उठाता। जिस फिल्म में सुल्तान रई साहब नहीं होते थे वो फिल्म सेल ही नहीं होती थी। जिस फिल्म में सुल्तान रई को ले लिया, खा वो हिट है या फ्लॉप है, वो फिल्म सेल हो जाती थी। वो 400 सिनेमे में चलती थी उस वक्त, इतनी दुनिया उसको देखती थी। फ्लॉप फिल्म को भी जो है वो हिट का कारोबार करती थी। यानी आप एग्री करते हैं इस बात से कि अगर हम एट अ टाइम लेकर 3-4 लोगों को एक ही उसमें, या जो पब्लिक की लाइकिंग बनानी पड़ती है, आपको पता है, अच्छा मेरे नजदीक में ये सोचती हूँ कि अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर जो है उस चीज को लेकर बनाते हैं, उसको लेकर चलते हैं। जब आप एक ही बंदे पर डिपेंड करेंगे तो डेफिनेटली फिर इंडस्ट्री का यही हाल होगा जो आज है। जो आप बात कर रही हैं वो ये था कि 70s से पहले, 70 से पहले जितनी फिल्में बनी हैं तो वो मुख्तलिफ, वहीदार साहब किसी कास्ट के साथ फिल्म बना रहे थे, एम अकरम साहब किसी और कास्ट के साथ फिल्म बना रहे थे, और इकबाल कश्मीरी साहब और कास्ट के साथ फिल्म बनाए। जब रईस साहब क्लिक कर गए 71 में, फिर सिर्फ वन मैन शो हो गया। 1971-70 से लेके मैं समझता हूँ 1996 तक सिर्फ वन मैन शो रहा, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इस वक्त मेरे सुनने में जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से हम लोग सुनते हैं कि जी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आजकल की जो न्यू कमर्स हैं उनको तब तक काम नहीं मिलता जब तक उनके साथ कोई रिलेशन डेवलप ना किए जाए, चाहे वो फिजिकल रिलेशंस हो। क्या ये बात सही है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो तो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो तो ऐसा नहीं सोचते। जो नॉन प्रोफेशनल आ जाते हैं, कि मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में ना कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर्स की भी कैटेगरीज हैं, डायरेक्टर्स की भी कैटेगरीज हैं, कि कौन क्या मकसद लेके आया है। देखिए असल काम है, हम भी इंडस्ट्री में हमने सारे काम किए, लेकिन सबसे चीज जो ज्यादा हमें अजीज है वो हमारा काम है। अब जो लॉट आया है वो थोड़े से ना गुमनाम लोग ज्यादा आ गए हैं। जब गुमनाम लोग ज्यादा आ गए हैं तो जाहिर है उनकी फरमाइशें भी ज्यादा हो गई हैं। अब एक और क्वेश्चन आपसे ये बताइए कि इस वक्त अगर कोई चेहरा फीमेल हो या मेल हो, वो आर्टिस्ट हो या ना हो, बन सकता हो ना बन सकता हो, उसके पीछे अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पीछे अगर इन्वेस्टर है, तो उसको एज एन आर्टिस्ट, एज एन मेन हीरोइन, एज एन मेन हीरो कास्ट कर लिया जाता है, काम किया जाता है, और हमारे जितने सीनियर्स हैं उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्या ये हो रहा है? वो हम लोगों की मजबूरी है, वो कोई भी हो, मुझे भी हो। आज मैं जिस टीम में काम कर रहा हूँ, पहले जब मैं जिस साइड पे जाता था वहाँ ये होता था कि मुझसे पहले भी जो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं वो भी नाम वाले हैं, हमने उनके साथ काम किया, हमारा भी नाम बनना शुरू हो गया। लेकिन आज मैं जिस सेट पे जाता हूँ, मैं समझता हूँ वहाँ अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो उनमें से 9 को कोई नहीं जानता। कुछ पैसे दे के काम कर रहे हैं, कुछ हम में ही है, मैं समझता हूँ कि जो पैसे लेके काम कर रहे हैं ज्यादातर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त फाइनेंशियल मजबूरी, हम कह सकते हैं कि इस वक्त काम नहीं है तो हमारी मजबूरी है, काम करना चाहे हम उसके अंडर ही करें, और ये भी समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि उनको एज एन हीरो या हीरोइन लिया जाए। हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। हम लोग फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ब्रेक के बाद। तो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी खान साहब के साथ। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि हमारी जो 2000 फिल्में जिनके नेगेटिव्स, यानी कि आप ये जो हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आए, लेटेस्ट सारा सामान आया, कैमराज आए, ये अब ब्लैक मैजिक आ गया, रेड कैम आ गया, इन सारी सहूलियात के बाद उन 2000 फिल्मों का उन नेगेटिव्स का क्या हुआ, जिसे कचरे की तरह जो है स्टूडियो से बाहर फेंक दिया गया। हालांकि उसको हम चाहते तो, आप चाहते तो, ये सब लोग चाहते तो उसको सेव करते, एक लैब बनाते, एक लेबोरेटरी में रख लेते, या एक लाइब्रेरी बनाते, जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इस पे सर्च करते हैं उनके लिए एक आप सर्चिंग का वो जरिया बन जाता, तो सर्च कर सकते थे वो लोग। तो आपने किसने किया ये सब? ये कौन जिम्मेदार है इस चीज का? कौन? देखें,
क्योंकि हालात ऐसे हो गए, स्टूडियो वाले भी मजबूर हो गए, स्टूडियो बिल्कुल ठप हो गए, वीरान हो गए। तो उन्होंने क्या किया है कि वही जगह जब ये सारी चीज़ें होती थी उन्होंने वहाँ गोदाम बना दिए हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने नोटिस जारी किए थे, नोटिस लगाए थे बाकायदा। उन्होंने प्रोड्यूसर को वार्न किया कि भाई आप अपना सामान संभाल लें इतने पीरियड में। उन्होंने 1 महीना दिया, फिर एक नोटिस लगाया, फिर 15 दिन दिए। इस तरह करके जिन लोगों ने अपना नेगेटिव था संभालना था उन्होंने संभाल लिया, उठा लिया, और जिन्होंने नहीं किया तो वो फिर वेस्ट हो गया। अच्छा ये बताइए कि हमारे स्टूडियोज पे इतना पैसा है, इतना पैसा लगा है, हमारे डिफरेंट स्टूडियोज हैं, एवेन्यू है, बारी स्टूडियो है और स्टूडियोज हैं, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ये स्टूडियोज आज वीरान पड़े हैं। और वीरान होने के साथ साथ कुछ स्टूडियोज जो हैं उसमें काफी सारे लोगों ने डांस एकेडमीज खोलनी है, बस एकेडमीज की हद तक ही रह गए हैं या वहाँ पर ये क्या है? देखें, अगर आप स्टूडियो की बात करेंगे ना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना एक पीरियड तक स्टूडियो आबाद रहते हैं। उसके बाद ना मैंने सुना है, मैं हॉलीवुड तो नहीं गया, वहाँ भी स्टूडियो जो है वीरान पड़े हुए हैं। और इंडिया में भी अभी पिछले दिनों एक स्टूडियो को आग लगी थी, वो वीरान पड़ा हुआ है। वो इसलिए कि ये लोगों इन्होंने कोई भी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की, उसमें कोई चेंज लेना है, उसमें कोई नई बात नहीं की। और इनको इन स्टूडियो से नुकसान नहीं है, स्टूडियो ऑनर्स को इनको फायदा है। जो 1 लाख या 90,000 का बारी स्टूडियो है 100 कनाल का, ठीक है, तो वो आज अरबों रुपए की जायदाद है। सर ये बताएं कि ये स्टूडियोज वाले जो ऑनर्स हैं, क्या इन लोगों ने थोड़ी सी भी कोशिश की कि अगर मूवीज नहीं चल रही या आप लोगों का थोड़ा स्लम्प आया हुआ है, डाउनफॉल जा रहा है, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेते या शिफ्ट नहीं लेते, फ्लोर के पैसे नहीं लेते, आप काम करें। कोई बंदा ऐसा, एक्टर्स ने आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की, डायरेक्टर्स के साथ या किसी के साथ, कि आप अच्छा काम करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, काम चलना चाहिए? जी बजाय है, लेकिन बात ये कि आज जब फिल्म बन रही थी, ज्यादा 125 फिल्म बन रही थी, तो हमें जो फ्लोर है वो 1500 का मिलता था, सही, 1000 रुपए का, 2000 का, 3000 का। आज जब फिल्में हार्डली 10 फिल्में बन रही हैं, 15 फिल्में बन रही हैं, तो फ्लोर हमें 40,000 का मिलता है, मजीद महंगा हो गया। इसलिए जी हाँ, इसलिए ना लोग स्टूडियो को छोड़ गए हैं। सर ये बताएं कि हीरोइंस की जो है आजकल उनकी भी और न्यू कमर्स की भी दौड़ सिर्फ करेक्टर को छोड़ के डांस तक क्यों महदूद रह गई है? कि अब जो हीरोइंस होती हैं, फीमेल आर्टिस्ट होती हैं, उनकी ये प्योरिटी होती है कि जी डांस के ऊपर कंसंट्रेट, मेरे इतने गाने होने चाहिए और मेरी जो है पिक्चर बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, मेरी पब्लिसिटी जो है उस तरह होनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले ये होता था कि कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर ऑथेंटिक होना चाहिए, चाहे उसमें मुलाजमा का कैरेक्टर क्यों ना हो। देखिए माजी में बड़ी आर्टिस्ट हैं, जो हमारे जो बड़ा आर्टिस्ट कहलाता है ना, उसके वो सारे शोबों से वाबस्तगी जरूरी होती है। आने वाले जो हैं उनको इतना इल्म नहीं है, वो ये समझते हैं कि जो डांस कर लेगी ना वही हीरोइन है। नो, देखें आलिया कितनी बड़ी डांसर भी है, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने ड्रामा बोला है, फिल्मों में एक बड़ा नाम कमाया है। जितनी भी हैं, शमीमा आरा बेगम थी, जितनी भी हमारी हीरोइंस हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सारी पाकिस्तान को पता है जो लोग उनके साथ हैं। लेकिन आज की आने वाली हैं, मैं समझता हूँ कि उनका यही होता है, जब हम उनको कोई प्रोड्यूसर रोल सुनाता है, कहता है कि आपने ये काम करना, तो वो मेरे थे गाने के नहीं भाई, गाना कितना, सिर्फ उन्होंने गाने को ही समझा है कि हीरोइन का जो है ना काम सिर्फ गाना है। नहीं, सिर्फ वल्गैरिटी को फरोग देने वाली कौन सी आर्टिस्ट रही आपके नजदीक? देखिए मैं, क्योंकि मेरी साथी आर्टिस्टें हैं और मैं खुद ज़्यादातर नेगेटिव रोल करता हूं, तो उसमें ये है कि ये एक मिली भगत होती है जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। उसमें पूरी टीम ही कह लें, जो फिल्म की टीम होती है, क्योंकि हीरोइन आ जाए या कोई भी आर्टिस्ट है, वो खुद तो वल्गैरिटी वाला काम नहीं कर सकती, उसमें फिर डायरेक्टर भी शामिल होता है, उसमें प्रोड्यूसर भी शामिल होता है और उसमें आर्टिस्ट भी शामिल होती है। माजी में एक ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ हुआ है कि मैं एक सेट पे आया तो मुझ पे मुजरा हो रहा था, तो उन्होंने, जब वो डांस डायरेक्टर था लड़का, वो मर गया, उसका नाम मेरा इस वक्त ज़हन में नहीं है, तो इजाज सम्राट, तो वो मेरे सामने जब वो आर्टिस्ट लाया तो वो आर्टिस्ट भी मर गई, आज जिंदा नहीं है। उसका नाम था अंजुमन शहजादी और दूसरी थी कोई नादिया चौधरी। तो मैंने वो सेट छोड़ दिया, मैंने कहा मैं शॉट नहीं दूंगा। तो उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया, तो डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब थे, आपने भी उनके साथ काम किया और मैंने उनके साथ तकरीबन कोई 45 फिल्में मैं उनकी कर चुका हूँ। तो उससे ये हुआ, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, उन्होंने कहा बुलाओ पहलवान हो रानू, तो पहलवान जी आ गए, तो उन्होंने मुझे, जी खान साहब, मैंने कहा मैं शॉट नहीं दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है।
ठीक है, मैंने सेट छोड़ दिया। मैंने 8 साल उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, मसूद भट्ट के साथ। अब बीच में नासिर अदीब साहब आए, बीच में मोहम्मद राना ने कहा यार बड़ा अच्छा रोल है, प्रोड्यूसर ने मुझे कहा यार मेरा तो कोई कसूर नहीं, चौधरी ने कहा, याकूब साहब ने, तो मैंने 8 साल के बाद मसूद भट्ट साहब के साथ काम किया। सर ये बताएं कि जो हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे कि रीमा जी हैं, मीरा जी हैं, रेशम जी हैं और नरगिस जी हैं और बहुत सारी सना जी हैं, नूर जी हैं, इन लोगों की क्या आपस में पब्लिसिटी की या सॉन्ग्स की या इन चीज़ों की लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी? आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें इन लोगों से स्टार्ट हुई? देखिए, इनमें जो इस सारे लॉट में जो 90s का लॉट है ना, उसमें रीमा जी भी आ जाती हैं, उसमें साइमा जी भी आ जाती हैं, उसमें मदिया जी भी आ जाती हैं और भी आई उनमें नीली भी आ जाती हैं। ये सारा 90s का लॉट है। तो इसमें जो आर्टिस्ट बन के सामने आई है ना, जिन्हें हम दिलो जान से जिनकी कदर करते हैं, तो वो साइमा बेगम है। जी जी बिल्कुल। बाकियों का आर्टिस्ट नहीं समझते? नहीं, जो आर्टिस्ट बन के आई हैं, एक चीज बन के कंप्लीट आई। बाकी वही आपने कहा ना, डांस की जो है कंपटीशन रहा, ज्यादा डांस पे उनका जोर था, वो आई हैं। लेकिन इनका वही होता है कि जी आपके कहने का मतलब है कि साइमा जी जो हैं उन्होंने डांस, कैरेक्टर, एवरीथिंग, सब चीजों को बैलेंस किया। अच्छा, हम आपसे दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह कराची और लाहौर के स्टूडियोज के बारे में, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़ साहब, ये बताइए कि लाहौर और कराची के स्टूडियोज में ये कहा जाता है कि कराची स्टूडियो शिफ्ट हो गए, कहा जाता है लाहौर स्टूडियो शिफ्ट हो गए, ये कहा जाता है। आप मुझे बताएं कि आप इस इंडस्ट्री को अलग अलग मानते हैं? क्या कराची वाले काम नहीं करने दे रहे, लाहौर वाले नहीं करने दे रहे, या क्या है ये? नहीं, हम लोग क्योंकि सीनियर्स हैं, हम काम कर चुके हैं। मैं समझता हूँ ये जो इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, ये कोई अलहदा नहीं है, ना कराची अलहदा है ना ये, क्योंकि कराची भी पाकिस्तान है, लाहौर भी पाकिस्तान है। लेकिन अब आके मैं कुछ बड़े कंजस्टेड से ज़हन के लोग हों, मैं समझता हूँ कि वो है कराची वाले। पंजाब ने हमेशा जितने भी लोग सिंध से तशरीफ लाए, बड़े बड़े आर्टिस्ट बने, उनमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, उसमें मोहम्मद अली साहब हैं, उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, इजहार काजी साहब हैं। मैंने फिल्में बनाई, मैंने इजहार काजी साहब को हीरो लिया अपनी फिल्म में, मैंने गुलाम मोहिउद्दीन साहब को अपनी फिल्म में लिया, तो नीली बेगम को मैंने अपनी फिल्म में हीरो लिया। इसमें कोई मैं नहीं समझता कि हम डालें कि ये यार पेशावर का आर्टिस्ट है, यानी हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ये बताइए कि इंडियन इंडस्ट्री के हवाले से हम आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज उठाए जाते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म लगनी चाहिए, इंडियन फिल्म नहीं लगनी चाहिए। कभी कभी इसको फिर आप लोग सारी एसोसिएशन इकट्ठी होके ये सब उसको बैन भी करवा देते हैं, फिर ये बैन खुल भी जाते हैं, और फिर खुद ही इन फिल्मों को बुरा कहना, इंडियन मूवीज को बुरा कहना, फिर इनको प्रमोट करना, इनके प्रीमियर्स पे जाना। क्या वो जस्ट एक पब्लिसिटी के लिए होता है, या दिल से जा रहे होते हैं, या ऊपर ऊपर से जा रहे होते हैं, या मुनाफिकत है, ये क्या है? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को खुद से डुबो रहे हैं, या फिर ये दोनों चीजें होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो इसको एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि ये हिपोक्रेसी है, जो आपने लफ्ज़ इख्तियार किया है कि ये मुनाफिकत है। हाँ जी, क्योंकि जो मेरे कायद थे, जिनके ज़ेरे साया रहा हूँ 22 साल, यूसुफ खान साहब, उन्होंने हमेशा जब तक जिंदा रहे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री के खिलाफ रहे। वो इसलिए कि हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है, वो बड़ी इंडस्ट्री है, वो हॉलीवुड के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री है। ये एक छोटी सी इंडस्ट्री है, एक महदूद इंडस्ट्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस महदूद इंडस्ट्री में भी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। हमने मौला जट जैसी फिल्म दी है, जो उन्होंने 3-4 दफ़ा बनाई है, उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने और बड़ी सारी हमारी फिल्मों को कॉपी करने की कोशिश की है, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आप एसोसिएशन में रहे, ये हमारी जो फिल्म की एसोसिएशन है, आप उसके चेयरमैन भी रहे, अभी तक आप वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, आप चेयरपर्सन हैं और संगीता जी हैं इसमें। आप मुझे ये बताएं कि शान साहब हैं, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब चेयरमैन बने, चेयरपर्सन रहे, इसका हिस्सा रहे, किया क्या अब तक? क्या किया इसलिए कुछ नहीं है कि हम कभी भी ना इकट्ठे होके कहीं भी नहीं रहे। जब भी कोई बनता है, अगर मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं कि आए हम एक प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हो जाएं और कोई अच्छा काम करें, इंडस्ट्री के लिए करें, तो कभी हम इकट्ठे नहीं हुए। कभी हम वही होता है कि कोई ना कोई बीच में अपनी टांग अड़ाता है, इत्तेफाक नहीं है। अभी 2009 में एक था, हम चाह रहे थे कि भी आ जाओ हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। लेकिन कि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी काम हुआ, आप ये समझते हैं कि पब्लिक जब फिल्म देखने जाती है एक आर्टिस्ट को स्टार बनाती है, ठीक है,
अब जितने हमारे जो सुपरस्टार रहे हैं उन्होंने ऑफ कोर्स पैसा तो इकट्ठा किया ही होगा, हर बंदा अपनी रास बनाता है। अब ठीक है, इंडस्ट्री डाउनफॉल में चल रही है, उन्होंने जो यहाँ से ही कमाया, जो यहाँ से ही बनाया, यहीं से सुपरस्टार बने, उन लोगों ने अपनी इनकम में से भी कभी सोचा कि इसके लिए कुछ करें? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, सारे सवालों के ऊपर एक सवाल आपने किया है। इसका जवाब ये है कि मैं समझता हूँ यूसुफ खान साहब ने फिल्म बनाई, संतोष कुमार साहब ने फिल्म बनाई, लाला सुधीर ने फिल्म बनाई, मदर शाह साहब ने फिल्म बनाई, इन सब बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हुए, लाला सुधीर ने फिल्म बनाई, हर आर्टिस्ट ने फिल्म बनाई। इवन के मुझ जैसा जो एक हैंड टू माउथ कह ले, छोटे से बजट में काम करने वाला आर्टिस्ट है, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोड्यूसर फिल्म बनाई और बड़ी टीम के साथ फिल्म बनाई, जिसमें साइमा, जिसमें इज़हार काजी, गुलाम जान रैम्बो, नीली, हमायूं कुरैशी जैसे लोगों के साथ, और मसूद भट्ट डायरेक्टर, नासरदीप राइटर, लोगों के साथ फिल्म बनाई। पैसा लगाना चाहिए, पैसा सर्कुलेशन में रहता है तो सिलसिला चलता रहता है, फिर कोई काम रुकता नहीं है। रुकी उसी वक्त गया कि जो ये लॉट आया 90s, आफ्टर 90s आया, जैसे मैं बड़ा नाम लेता हूँ, शान साहब आ गए, सऊद साहब आ गए, जब ये जो पैसा इन्हें मिला ये ले गए, इन्होंने कुछ ना कुछ बना लिया, सेव कर लिया, लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। जो फाउंडेशंस के जरिए पैसा आता है, जो ये आपको मिलता है, गवर्नमेंट देती है, क्या ये लोग खा जाते हैं? नहीं, वो है कि गवर्नमेंट बड़ी खुशबख्ती से पैसा देती है। गवर्नमेंट ने अभी हमें, पंजाब गवर्नमेंट ने 20-20 हज़ार रुपया दिया है, उसमें भी ये है कि जी 4,000 रुपया महीना है या 5,000 रुपया महीने के हिसाब से हमने 4-4 महीने के पैसे दिए। हाँ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप पंजाबी फिल्म का कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो डायलॉग, जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें? हाँ जरूर जी प्लीज। ये अभी 2012 में मेरी फिल्म रिलीज हुई है, नूर साहब इसके डायरेक्टर थे, सैयद नूर साहब जी, और मुस्तफा कुरैशी साहब मेरे ससुर भी हैं और मेरे दुश्मन भी हैं, तो मैं उन्हीं को कहता हूँ, तुसी भी मामा बनने की कोशिश ना करो ताया जी, नहीं तो पजामा बना दियांगा। वाओ, वेल डन, आउटस्टैंडिंग। सर आप ये बताएं कि अब तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मैंने ये सुना है कि आप एक लाइब्रेरी बनाने का सोच रहे हैं, उसके लिए आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे कि वो क्या है और किस तरह आप बेहतर बता सकते हैं? हाँ, वो ये है कि मैंने आज तक जितना भी काम किया है, मैंने पहली फिल्म में काम किया था, तो वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास, उस फिल्म की स्टिल्स, उसकी बुकलेट, उसका पोस्टर, और फिर जो मैंने 35 साल 36 साल से मुसलसल काम किया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई है। और पिछले दिनों मैंने समा टीवी को इंटरव्यू दिया था, वो बड़े मेहरबान हैं, बड़े टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, उनका नाम है कुर्बान प्रिंस, वो मेरी जान है, मैं अल्लाह उनको बहुत सारी कामयाबियां दे। वो मेरे घर तक आए, उन्होंने वो पैकेज बनाया, उनके पैकेज के बाद मुझे बहुत सारी पजीराई मिली। मुझे तकरीबन हर चैनल ने, हर मीडिया ने वही कहा है कि सर आओ असी भी चाहते थोड़ा करें, इंटरव्यू करें। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए आपने वो लाइब्रेरी बनाई है, और आप ये चाहते हैं कि आने वाले जो हमारी जो नस्ल है वो ये देखे, उनको पता चले कि हमारा बैक पे जो जितना भी काम रहा वो सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। सर अब ये बताएंगे जाते जाते, आप हमारी जो आवाम है, हमारे नाजरीन जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जिनकी वजह से आप भी स्टार हैं और आप यहाँ बैठे हैं और हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप ये बताएं कि उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें बस मैं अब ये है कि अब आने वाला जितना है, मुझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, सिर्फ ये नहीं मैं कराची या लाहौर इंडस्ट्री की बात हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है मुझे बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। मैं इसलिए कि अब पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, पहले जो थे वो कोई पढ़ाई छोड़ के इंडस्ट्री में आए थे, अब पढ़े लिखे आए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। जब तक अगर पढ़ाई नहीं है तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। अब सारा हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया है, नए से नया कैमरा आ गया है, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ स्टडी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो आ गई हैं, एडिटिंग है, ये मुश्किल काम है सारे, लेकिन जो आदमी पढ़ लिख के इंडस्ट्री में आएगा तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर सर्वाइव करेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का है, और जितना टैलेंट आ रहा है, अब टैलेंट जितना आ रहा है, अल्लाह उन्हें बहुत सारी कामयाबी दें। हम तो जो कर सकते थे, जो किया है, वो आप लोगों के सामने है। हम आप लोगों के लिए दुआ है, जो टैलेंट आ रहा है, हमने हमेशा अपने आने वालों को वेलकम कहा है, वो खा कराची से हो, खा वो लाहौर से हो, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है यही काम करना है और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अच्छी खान साहब, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत खास बातें हुई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ईयर पाकिस्तान की तरफ से भी और ख़ास मुलाकात के प्रोग्राम की तरफ से भी।
जी हाँ नाजरीन, तो आपको मिला मौका खास मुलाकात का और खास बातों का अच्छी खान साहब के साथ। जी हमें बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला। आप इसको देखते रहिएगा www.innerpakistan.com को, फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल पर और यूट्यूब पर। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ एक खास मुलाकात आफरीन परी के साथ, innerpakistan.com।